नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 6 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें कि कैबिनेट ने उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के विभागीय संरचना में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब हल्द्वानी मुख्यालय और देहरादून केंद्र के पदों को एकीकृत संवर्ग में रखा जाएगा। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में भूमि धसाव जैसी घटनाओं से निपटने के लिए 18 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। लोक निर्माण विभाग के 5 निरीक्षण भवनों के पीपीपी मोड में संचालन से मुद्रीकरण का काम UIIDB को सौंपा गया है। उत्तराखंड राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि के तहत विदेशी मदिरा बियर पर उपकर की राशि से फंड संचालित करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड सरकार राज्य में बनने वाले खेल विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने की तैयारी में जुटी है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि देश के सभी खेल विश्वविद्यालय के मॉडल, कोर्स और स्टाफ संरचना का अध्ययन किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि जरूरी पदों की स्वीकृति जल्द ली जाएगी और वन विभाग की आपत्तियों का समाधान भी किया जा रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेके भी पूरी सक्रियता है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जो औपचारिकताएं हैं, चाहे वो लैंड ट्रांसफ़र को लेकर हो, पद सृजन को लेकर हो, उसको भी लेकर जो है गतिविधियां तेज़ी में है, क्योंकि हमने एक लक्ष्य दिया है कि हम 29 अगस्त को हम उसका शिलान्यास और भूमि पूजन से उसकी शुरुआत करना चाहेंगे। तो विभाग उस दिशा में प्रयासरत है। निश्चित रूप से फॉरेस्ट की क्लियरेंस में समय लगता है, लेकिन गंभीरता के प्रयास है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि 29 अगस्त में एक अच्छी शुरुआत होगी। गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज भी हम लोग अस्तित्व में, जिसका जियो हो चुका है, उसे भी हम शिलान्यास और भूमि पूजन से आप बहुत जल्द उसकी शुरुआत भी देखेंगे। तो लगातार मैं समझती हूँ कि खेल और खिलाड़ियों के क्षेत्र में डिपार्टमेंट की ओर से भी, सरकार की ओर से लगातार जो है उस पर काम हो रहा है। इसलिए मैं मानती हूँ कि हमारा जो खेल का क्षेत्र है, वो हमारे खिलाड़ियों का क्षेत्र है, वो बहुत उज्जवल है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक शासकीय आवास पर मुख्यमंत्री कर रहे बैठक हेली सेवाओं के सुगम संचालन को लेकर बैठक। इस यात्रा सीजन में हुई हेली दुर्घटनाओं से सवाल। शासकीय आवास पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा के दौरान हेली सेवाओं के सुगम संचालन के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक लेते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक। शासकीय आवास पर मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हेली सेवाओं के सुगम संचालन को लेकर ये बैठक। बता दें कि हेली सेवाओं को लेकर तमाम चीजें सामने आई थी, जिसके बाद सीएम ने ये बैठक बुलाई है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका भंडारी जुड़ चुकी हैं। दीपिका, देखिए अभी हाल ही में चारधाम यात्रा देखिए संचालित की जा रही है, चल रही है, लेकिन हेली सेवाओं को लेकर कुछ गड़बड़ियां, कुछ खामियां सामने आ रही हैं, और आज इसी को मद्देनजर ये बैठक। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के शासकीय आवास में ये बैठक जो है ये बुलाई थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें केदारनाथ की, खासतौर पर केदारनाथ धाम में जो है हेली सेवाएं उड़ती हैं या हेलीकॉप्टर जो उड़ते हैं, जो यात्रियों को, श्रद्धालुओं को लेकर जाते हैं केदारनाथ धाम तक, उसमें लगातार दुर्घटनाएं जो है वो हो रही थी। एक बार इतनी बड़ी दुर्घटना होती है कि 6 से 7 लोगों की मौत इसमें हो जाती है। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, फिर वहीं अभी 2 दिन पहले इमरजेंसी लैंडिंग होती है एक हेलीकॉप्टर की सड़क पर। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि आखिर इनकी फिटनेस में ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। जो कंपनियां इनका संचालन कर रही है वो अपनी फिटनेस पर, हेलीकॉप्टर की फिटनेस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। जिसके बाद सीएम धामी ने इसका संज्ञान लिया और आज इसकी बैठक बुलाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब जो रोस्टर है वो तय किया गया है। जो जितनी भी ये कंपनियां हैं, हेली सेवा जो सेवाएं जो देती हैं कंपनियां, अब जो 9 घंटे हैं उसमें 1 घंटे में सिर्फ 9 जो उड़ाने हैं वो ही उड़ पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हेलीकॉप्टर होते हैं लगातार उड़ते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो फिटनेस है वो चेकिंग नहीं हो पाती है या चेक नहीं कर पाते, जिसमें उसमें खराबी आ जाती है और क्रैश हो जाता है या दुर्घटना हो जाती है। ऐसे में युगाडा ने यह फैसला लिया है सीएम धामी के निर्देश पर कि अब जो है 1 घंटे में 9 ही उड़ानें जो है वो की जाएंगी। इसी के साथ जो यात्री हैं उनकी संख्या भी लिमिट की गई है, उनकी भी अब एक बार में सिर्फ 3 से 4 जो श्रद्धालु हैं वो ही हेलीकॉप्टर में सफर कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अत्यधिक भार होने के कारण या वजन होने के कारण भी जो हेलीकॉप्टर है उसको सहन नहीं कर पाता है और हादसे का शिकार होता है।
है। लेकिन इसके बावजूद सीएम धामी ने आज फिर से एक बैठक जो है अपने शासकीय आवास में बुलाई थी और इस बैठक में तमाम जो अधिकारी वो मौजूद हैं और इसमें बड़ा फैसला जो है हेली कंपनी को लेकर किया जा सकता है, क्योंकि लगातार कंपनियों की जो शिकायतें हैं वो आ रही थी और जो उनकी लापरवाही है वो सामने आ रही थी। तो हो सकता है इस बैठक के बाद जो है बड़ा फैसला सीएम धामी इन हेली कंपनियों को लेकर ले लें या जो कंपनियां लापरवाही बरत रही उन पर कोई एक्शन भी हो सकता है। लेकिन खासतौर पर सीएम धामी का ये साफ निर्देश है और साफ संदेश है अधिकारियों को कि जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं और उनसे जो हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत भी होती है। ऐसे में उनका पूरा ध्यान रखा जाए, उनको हर प्रकार की सुविधा मिले, चाहे वो हेली सेवा में हो या पैदल यात्रा से हो। बिल्कुल, देखिए हेली सेवाओं के माध्यम से तो यात्रा बहुत सुगम हो जाती है, लेकिन जान का भी जोखिम बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी कई मामले सामने आए, विपक्ष भी लगातार यही सवाल उठा रहा है कि अगर ऐसी सेवाओं को संचालित किया जा रहा है तो उनका रख रखाव, उनकी देखरेख भी होना बहुत जरूरी है। हालांकि आपने बताया भी कि कई मानक जो हैं वो अब तय कर दिए गए कि इन्हीं मानकों के तहत ही हेली सेवा का संचालन किया जाएगा। क्या इस बैठक में और भी कुछ खास? जी जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो सीएम धामी अध्यक्षता में जो ये बैठक हो रही है इसमें अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है जो हेली कंपनियां की जो अपने जिन हेलीकॉप्टर की फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रही है उस पर कार्रवाई की जाए। हो सकता है कि उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और अभी तक इससे पहले जो जिन कंपनी के हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं या हादसे का शिकार हुए हैं, हो सकता है कि सीएम धामी उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए या फिर उन पर बैन भी लग सकता है। इसमें कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने लापरवाही बरती है और जो श्रद्धालु उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ करने का काम किया है। तो ऐसे में सीएम धामी इस बैठक में हो सकता है कि उनको बैन कर दें या फिर उन पर जो जुर्माना है वो लगाया जाए। इसी के साथ जिस तरीके से सीमित संख्या की गई है, सीमित संख्या जो है वो की जाए और इसी के साथ अगर तकनीकी खराबी होती है और अगर कोई कंपनी इसका फिटनेस पे ध्यान नहीं देती है, फिटनेस नहीं करती है, तो हो सकता है सीएम धामी के निर्देश पर उस पर भी कार्रवाई हो। तो तमाम ये जरूरी मुद्दे हैं जिन पर बात करना जरूरी है, क्योंकि हर साल चारधाम यात्रा होती है, लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में सीएम धामी ने एक्शन इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि जिस तरीके से कंपनियां लापरवाही बरत रही थी बार बार, तो ये जरूरी था कि ये बैठक जो है वो अधिकारियों की बुलाई जाए, उसमें कड़े निर्देश दिए जाए। हालांकि अभी कुछ देर बाद ये बैठक खत्म होगी तो पता लगेगा कि क्या कुछ कड़े निर्देश जो है अधिकारियों को दिए हैं। लेकिन अभी तक जो यूकाडा है या डीजीसीए है उन्होंने ये रोस्टर तैयार किया है जिसमें सीएम धामी के निर्देश पर ही ये रोस्टर तैयार किया गया है कि हेली दुर्घटनाओं से जो सवाल उठ रहे हैं उसी के मद्देनजर ये बैठक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो राहुल गांधी के कांग्रेस को लंगड़ा रेस का और शादी का घोड़ा बताने वाले बयान के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में विवाद तेज हो गया है। विधायक हरीश धामी ने वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा बताया। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस में लंगड़े घोड़ों की कमी नहीं है और जो अच्छे नेता थे वो बीजेपी में आ चुके हैं। महेंद्र भट्ट ने 2027 विधानसभा चुनाव में भारी जीत का दावा किया। कैडर पे काम कर रहे हैं, कैडर पे वर्क हो रहा है। हम लीडर बेस पार्टी से हम कैडर बेस पार्टी की ओर को चल रहे हैं और यही कारण है कि केदारनाथ में हम थोड़े से अंतर से 52% वोट बढ़ाने के बाद हम बेईमानी से आ रहे हैं, क्योंकि 4 महीने के अंदर मुख्य चुनाव और इसके बीच में 4,800 वोटों को काटा गया और 8,000 नए वोट जोड़े गए। 4 महीने में आखिर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया? 17,000 वोटों का फर्क आया। 52% वोट बढ़ाने के बाद भी कांग्रेस हारी है। मैं निराश नहीं हूँ, लेकिन हम किसी ट्रैप में आने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम अपना काम कर रहे हैं और 27 में दिखाएंगे कि कितने नेता वहाँ नए आए हैं उभर के। कांग्रेस की बड़ी टूट हुई थी और निश्चित रूप से आज तक कांग्रेस पार्टी उस टूट से नहीं उभर पाई है। उसका बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ और उसके लिए स्वयं कांग्रेस के नेता जिम्मेदार हैं। तत्कालीन नेतृत्व जो था वो जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि पार्टी के लोग क्यों पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। उसमें पार्टी ने कोई चिंतन मनन नहीं किया, इसलिए पार्टी में बार बार टूट हो रही है। आप देखो अच्छे नेता जितने भी थे सब टूट के दूसरी पार्टी में गए और पार्टी उनका जो वैक्यूम था उसको भरने में असफल रही है। जहाँ जहाँ भी जितने नेताओं ने पार्टी छोड़ी है उस जगह पर पार्टी सेकंड लाइन का नेतृत्व नहीं पैदा कर पाई है। आज भी वही स्थिति है, आप देख रहे हैं। कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़ों की तलाश प्रारंभ हो गई है। अब हरीश रावत जी बता रहे हैं, कुछ दिन बाद दूसरे जी बताएंगे। बहुत से लंगड़े घोड़े हैं, इसके कारण तो कांग्रेस की हालत है। और जो अच्छे घोड़े थे दौड़ने वाले आसाद हमारे साथ हैं। तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो खूब दौड़ लगाने वाले घोड़े हैं ऐसे कितने, उनको पार्टी को जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करें। 2027 भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीते, हमारा प्रयास है।
चारधाम यात्रा और 15 जून को होने वाले कैंची धाम स्थापना दिवस से पहले राज्य के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। हल्द्वानी भवाली मार्ग पर जहां 3 घंटे का सफर अब 7 से 8 घंटे में तय हो रहा है, वहीं चारधाम और मसूरी मार्गों पर भी यही हालात हैं। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सिर्फ यात्रियों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, व्यवस्था सुधारने पर नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री आवास में घेरा जाएगा। रामनगर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था और जिला विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पर्यटकों को बंधक बना करके रख दिया जा रहा है। यातायात व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि 14 से 18 घंटे तक का जाम लग जा रहा है। 10-10, 12-12 घंटे रामनगर से मोहान या मोहान से रामनगर पहुंचने में लोगों को लग रहे हैं। परसों की ही बात है कि पिथौरागढ़ तक का ट्रैफिक जो है इस रूट पे डाल दिया गया और जिससे रात के 11:30 बजे तक जाम की स्थिति रही। मुझे खुद टोटाम से रामनगर आना था तो मैं टोटाम से बेताल घाट गया। बेताल घाट से जो है डॉन परेवा और अमगढ़ी होते हुए जो है रात को 12:15 बजे रामनगर पहुंचा हूं। एक मरीज ने तो नीम किरौली में वाले जाम में जो है एम्बुलेंस के अंदर दम तोड़ दिया। तो हम सरकार को चेताने आए हैं कि वो उसका काम सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाने का नहीं है, लोगों के घर तोड़ने का नहीं है, उनसे अवैध वसूलियां करने का नहीं है, फर्जी मुकदमे लगाने का नहीं है। उसका दायित्व जो है यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का है। मसूरी गढ़वाल सभा ने नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी का अभिनंदन किया। इस मौके पर गढ़वाल सभा ने मसूरी में गढ़वाल भवन निर्माण के लिए पालिका से सहयोग मांगा। पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण के लिए फंड देने की घोषणा की है, लेकिन भवन के लिए जगह चिन्हित नहीं हो पाई। महिला से लेकर के जो हमारी पूरी समिति है उनके माध्यम से यहाँ पर सम्मान समारोह किया गया और शहर की जो स्थितियाँ हैं उससे संबंधित बातें हुई। शहर को कैसे सुधारना है, हमारा क्या सहयोग चाहिए। हम राजनीति शहर के विकास के लिए नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे साथ गढ़वाल सभा के साथ जो अन्याय सरकार ने किया है वो बड़ा सोचनीय और निंदनीय विषय है। हम बार बार मैं धामी जी का धन्यवाद इसलिए भी करूंगा कि उनकी एक सोच थी कि आपको चलो वो जो ज़मीन चली गई हम आपको ज़मीन देते हैं, पैसे भी देंगे, बना भी देंगे। अभी उन्होंने एक नई घोषणा की कि हम एमडीडी के माध्यम से उसको बनाएंगे, लेकिन उसमें बनाएंगे तब जब हमें ज़मीन हमारे नाम लीज हो जाए। गढ़वाल सभा का भवन तो ऑलरेडी बना हुआ था, लोगों ने अपने संसाधनों से वो भवन बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि पहले वाला बोर्ड उसको ठीक से परस्यू नहीं कर पाया चीज़ों को और इसलिए वो भवन आज जो हमारा रोपवे बन रहा है उन्होंने वो अधिकृत कर लिया है। बावजूद उसके भी अभी भी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में एक घोषणा करी थी कि एमडीडी गढ़वाल सभा का भवन बनाएगा, लेकिन अभी क्योंकि ज़मीन का प्रोसेस चल रहा है, जैसे सुनने में आ रहा है कि पर्यटन विभाग की तरफ से ज़मीन दी जाएगी और उसमें एमडीडी भवन बनाएगा। नगर पालिका की तरफ से जो भी सहयोग होगा हमारा पूरा बोर्ड गढ़वाल सभा को पूरा सहयोग करेगा। मसूरी में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि गर्ग डिस्पेंसरी उसी जगह हाईटेक डिस्पेंसरी के रूप में बनेगी। उच्च न्यायालय ने निर्माण कर रोक लगाई थी और कारण बताने को कहा था। कुछ जनप्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जिन्हें मीरा सकलानी ने खारिज कर दिया। उन्होंने भरोसा जताया कि न्यायालय के फैसले के बाद तुरंत निर्माण कार्य शुरू होगा। गर्ग डिस्पेंसरी एक ऐसी डिस्पेंसरी थी जो लोगों के बच्चों को बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा था, लेकिन अचानक पूर्व बोर्ड का ये फैसला मेरे भी समझ से बाहर है और इसलिए क्योंकि मुझे जो लगता है पूरा खेल जो इसमें लगता है वो यही है कि एक होटल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उस डिस्पेंसरी को तोड़ा गया और मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात रखी थी कि गर्ग डिस्पेंसरी इस शहर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो फिर से बनेगी और मैं आज ये बात फिर से कह रही हूँ कि गर्ग डिस्पेंसरी जहाँ थी वहीं बनेगी। जो लोगों के जो सवाल हैं कि रात को क्यों बनाए बाउंड्री वॉल क्यों की गई, देखिए टूरिस्ट सीजन
और हम नहीं चाहते थे कि दिन में वहाँ पे किसी भी तरीके का हम कंस्ट्रक्शन करें और लोगों को दिक्कत हो, वहाँ पे टूरिस्ट को दिक्कत हो, इसलिए हमने रात को वो काम शुरू किया था। विकासनगर में शंकरपुर के आरसेटी केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत 10 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में मशरूम की वैज्ञानिक खेती, उत्पादन तकनीक और बाजार से जुड़ी जानकारियां दी गई। हम आरसेटी के माध्यम से ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ पे 10 दिन का प्रशिक्षण है। यहाँ पे ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम और मिल्की मशरूम का प्रशिक्षण हो रहा है। यहाँ पे विकासनगर, भुड्डी, सहसपुर और आपका ढाकी, यहाँ से आ रहे हैं सभी बच्चे सीखने के लिए। ऑयस्टर मशरूम का यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं हम लोग। यहाँ से ट्रेनिंग के बाद सभी बच्चे बोल रहे हैं कि हम करेंगे, सबसे इजी खेती हमारी है ये मशरूम की, तो सबको इसी से रोजगार से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे आसान तरीका है हमारा मशरूम का और सबसे अच्छा रोजगार है ये। सर उद्देश्य तो यही था कि यहाँ से ट्रेनिंग लेके अपना कुछ करेंगे, अपना व्यवसाय जोड़ेंगे। जैसे कि मैम ने बताया 2-3 तरह के मशरूम होते हैं जो खाए जाते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में, जो पाए जाते हैं। डिंगरी हो गया, जिसमें बटन मशरूम हो गया, उस तरह के, उसी में हम ये ऑयस्टर का भी ट्रेनिंग यहाँ पे चल रहा है। जब सबसे आसान उगाने में इसी को माना जाता है, तो उसी का प्रशिक्षण यहाँ पे 10 दिन का चल रहा है। सर ये मशरूम उत्पादन का है और स्वरोजगार के लिए है, ताकि हम अपना ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं ताकि हम अपना रोजगार बढ़ा सकें। हम हाउसवाइफ हैं तो हमारे लिए रोजगार बाहर जाके काम करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो हम मशरूम को घर में ही उगा के बहुत अच्छा बिजनेस अपना कर सकते हैं। हम समूह में है, NRLM में आजीविका मिशन से हैं, तो छोटी मोटी ट्रेनिंग हमारी होती रहती है। तो लेकिन जो मशरूम का है वो हमें ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें कम पैसों में और ज्यादा मुनाफा है। उधम सिंह नगर के किंचा में 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने दिन दहाड़े स्कॉर्पियो कार को रोककर लाठी डंडों से तोड़फोड़ की। पीड़ित नफीस अहमद और उनके साथी को चोटें आई हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भट्टे के काम को लेकर विवाद हुआ था। ये लोग वहाँ गुंडे करते हैं, बहुत भट्टे वालों को भी परेशान करते हैं। हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो वहाँ मशीन चलाते हैं, उनसे विवाद हुआ था। उसके कंप्रोमाइज़ के लिए हम वहाँ गए, मगर वो जब कंप्रोमाइज़ में बैठे, जो दरों के लोग हैं वो बैठे, तो उनने और गुंडे दिखाई वहाँ पे, धमका के मतलब कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। मशीन भी के शीशे भी तोड़ दिए वहाँ भट्टे पे जाके। तो हम उसकी एप्लीकेशन लेकर भट्टे वालों के साथ आए थे। यहाँ थाने से एप्लीकेशन दे के वापस जैसी हुए तो दरों चौराहे से हम दरों वाले रोड पे जैसी घुसे हैं, 100 मीटर आगे जाके एक आटा चक्की है वहाँ पे, तो वहाँ जाके 2 गाड़ियों से लोग आए, 15-20 लोग हो, मैंने तो सही करके देख भी ना पाया, 2 गाड़ियों से थे और बाकी छुट्टा लोग थे। उनने आके एकदम हमला कर दिया। हाँ, मेरे संज्ञान में आज आया, शिकायतकर्ता मेरे पास आए थे, तो इंस्पेक्टर से मेरी बात हो गई है। वीडियो मुझे भी दिखाया था और इंस्पेक्टर को बता दिया किच्छा को, और जस्ट आपसे पहले ही अभी थोड़ी देर पहले आए थे, तो उसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करेंगे। वीडियो और साक्ष्यों के आधार पर इसमें ठोस कार्रवाई करेंगे और शहर में इस तरह की गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनके खिलाफ हम लोग ठोस कार्रवाई करेंगे। चंपावत के लोहाघाट में 13 से 15 जून तक कालू सैयद बाबा की मजार पर 3 दिवसीय उर्स मेला आयोजित होगा। मुतावल्ली बाबा हसमत और कमेटी अध्यक्ष जोली के नेतृत्व में तैयारियां जोरों पर हैं। 14 जून को चादरपोशी जुलूस निकाला जाएगा। रात में कव्वाली होगी। 15 जून को अमन चैन की दुआ के साथ उर्स समापन होगा। ये मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है और दूर दूर से आए लोग इसमें शामिल होते हैं। उर्स जो है 13 तारीख को जो है शुभारम्भ होगा इसका। 13 तारीख के दिन जो है बाबा के यहाँ ये पूजा पाठ चलेगी, कुरान खानी चलेगी और बच्चों का कुरान खानी करेंगे बच्चे जो है अपने, और शाम को जो है मिलाद शरीफ होगी। और 14 तारीख को 5 बजे बाबा के आस्थाने से चादर आएगी, जो कि सारे ये मेंबर लोग जितने भी सदर लोग हैं ये बाजार में होते हुए सीधे जो जैसे हर साल आता है वैसे आएगा। हमारी उर्सी की तैयारी बड़ी जोर शोरों में चल रही है। हमारा 14 तारीख से उर्सी स्टार्ट है और 13 तारीख से उर्सी स्टार्ट है और 16-15 तारीख तक का चलेगा। जो फर्स्ट दिन हमारी मिलाद शरीफ वगैरह होगी, दूसरे दिन हमारी कव्वालियाँ होंगी चादरपोशी के साथ, और उसके बाद तीसरे दिन हमारा कुल शरीफ होगा। उसमें सबके लिए दुआएं करी जाएंगी। सब हिसाब से अपना
काम निपटाया जाएगा। सबके लिए सब एक साथ हैं, सब साथ रहेंगे। गर्मी से झुलसते दून वासियों को बारिश ने बड़ी राहत दी। देहरादून में बुधवार को झमाझम बारिश हुई। देहरादून का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बाहर भीषण गर्मी और जाम का जाम देखने को मिला। ऐसे में परेशान लोग बारिश का इंतजार कर ही रहे थे। मौसम विभाग ने भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी, जो कि सही साबित हुई और बुधवार को देहरादून में जमकर वर्षा हुई। देहरादून वासियों का आज इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि आज देहरादून में जमकर बदरा जो है वो बरसे हैं। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि देहरादून समेत कई जिलों में जो भीषण जो बारिश है वो होगी। वो भविष्यवाणी आज साबित हुई और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पे जो खुशी है वो साफ देखी जा रही है, क्योंकि कल तक 40 डिग्री तापमान जो है देहरादून में था और लोग जो है घरों में दुबके हुए थे, क्योंकि बाहर इतनी लू चल रही थी, इतनी गर्मी थी कि लोगों का हाल गर्मी से बुरा था। ऊपर से देहरादून की सड़कों का जाम, उससे लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से बारिश देहरादून में हुई है, लोगों के चेहरे पे जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में जब मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई है, क्योंकि इसका इंतजार देहरादून वासी कर रहे थे कि आखिर मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर वो कब सही साबित होगा, और इसका इंतजार आज खत्म हो गया है। आज देहरादून में जमकर जो बारिश है वो हुई है। लोग घरों से बाहर निकले हैं और बारिश का लुत्फ जो है वो उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। हरिद्वार में इन दिनों तेज गर्मी से लोग परेशान हैं। दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग जूस की दुकानों पर भीड़ लगाते हैं और गंगा घाटों पर नहा रहे हैं। समाजसेवी शरबत बांटकर मदद कर रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट की उम्मीद है। गंगा जी में नहाए, फिर यहाँ इतनी गर्मी हो रही थी, जूस वगैरह पिया, थोड़ा जब आराम से मिला, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ, बस राहत मिल गई। बहुत ज़्यादा गर्मी है, लोग नहाने आ रहे हैं, अपना लोग थोड़ा ठंडा ले रहे हैं। बहुत काफ़ी गर्मी है, तो गर्मी बस कौन जाम है, बस गंगा जी है, उसी में नहा रहे हैं लोग। बाहर से लोग आ रहे हैं, नहा रहे हैं अपना लोग। उत्तराखंड में गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि आगामी दिनों में गढ़वाल और कुमाऊं के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट संभव है। आज 11 जून हो गई है, तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली है। इसमें विशेषकर पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत जनपदों में वर्षा रही है और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपदों में एक एक स्थान पे भारी वर्षा भी देखने को मिली है। आगे पूर्वानुमान की बात करें तो आज 11 जून को उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पर कुछ स्थानों पर और गढ़वाल क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। और 13 से आगे जो है 16 से 17 तारीख तक उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल जनपदों में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।